सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस के ई प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मोहित दीक्षित आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि नए कॉलेज नई पढ़ाई को लेके बहुत उत्साहित होंगे आप। बिल्कुल होना भी चाहिए। चलिए हम बात करेंगे जिस विषय की, वो विषय है राजनीति विज्ञान। जी हाँ, पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे हम। और पॉलिटिकल साइंस में भी जिस पेपर की हम अभी बात कर रहे हैं वो है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। नाम ही बताता है कि ये नींव है। बिल्कुल, हम जो भी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे उसकी बेसिक्स समझना बहुत ज़रूरी है और इस पेपर में हम उन बेसिक्स को ही समझेंगे। आज जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है शक्ति की अवधारणा। क्या होता है शक्ति? क्यों चाहिए शक्ति? क्या शक्तिहीन होने पे कोई राज्य सरवाइव कर सकता है या सर्वशक्तिमान होने पर कोई राज्य सरवाइव कर पाएगा? क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? शक्ति के पीछे भी क्या कोई शक्ति है? ये सब बातें जानना जरूरी है। हर कोई क्यों शक्ति के पीछे भाग रहा है? क्यों हर कोई शक्ति संपन्न होना चाहता है? इन सभी बातों को समेटे हुए है लेक्चर। तो देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। चलिए शुरुआत करते हैं इस बात से कि हम सभी परिष्कार वर्ड के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ना केवल परिष्कार वर्ड के YouTube चैनल को, साथ ही साथ परिष्कार कॉलेज के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर, जिससे कोई भी नया नोटिफिकेशन, कोई भी नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए, आपके पास जानकारी उसकी पहुंचे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हमारे इस पेपर की कि इस पेपर में जो सिलेबस है किसका, राजस्थान विश्वविद्यालय का, वो है क्या। तो देखिए 3 यूनिट्स में इस सिलेबस को बांटा गया है, जिसमें हम बात कर रहे हैं सबसे पहले खंड आ, सेक्शन ए की। देखिए सेक्शन ए में कौन कौन सी बातें हैं? राजनीति विज्ञान, उसके अंतर्गत परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, व्यवहारवाद व उत्तर व्यवहारवाद, अंतर अनुशासनात्मक संबंध और अवधारणाएं, शक्ति, सत्ता, वैधता। जी हाँ, हम आज इसकी ही बात कर रहे हैं। इसका मतलब शक्ति हमारे सिलेबस के यूनिट 1 का हिस्सा है और ये सभी बातें कहीं ना कहीं हमने हमारे स्कूल लेवल में पढ़ी हैं, लेकिन अब हम इन्हें और गहराई से और समीपता से समझने वाले हैं। देखिए दूसरे यूनिट है जो खंड बा के रूप में आपके सामने है। इसमें है राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास, लोकतंत्र व निरंकुश तंत्र, राजनीतिक दल व दबाव समूह, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, विधि का शासन व संविधानवाद। ये सभी वो शब्द हैं जिनको हमने हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में देखा है। बिल्कुल, पॉलिटिकल साइंस हमारी लाइफ में है, हमारे इर्द गिर्द ही है, इसलिए इसे पढ़ने और पढ़ाने में एक अलग ही मज़ा आता है। आपको भी आएगा। सरकार के अंग व उसके कार्य, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। बिल्कुल हम जानेंगे व्यवस्थापिका को भी, कार्यपालिका को भी, न्यायपालिका को भी। इन सब चीज़ों को हम समेटे रहेंगे जब हम एक एक करके इस सिलेबस को कवर करेंगे। खंड गा की बात करें तो यहाँ पर विचारधाराएं आती हैं, जैसे उदारवाद, आदर्शवाद, मार्क्सवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, अराजकतावाद, नारीवाद। तो ये हमारा सिलेबस है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने प्रिस्क्राइब किया है, जिसकी कितनी यूनिट है? 3 है। और फिलहाल हम जिस पे बात कर रहे हैं वो है यूनिट 1 की शक्ति की अवधारणा। चलिए देखिए अब शक्ति हमारे लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट क्यों है? एक विद्यार्थी होने के नाते, एक प्रतियोगी होने के नाते भी शक्ति का महत्व है हमारे लिए, क्योंकि ये ना केवल बीए पार्ट 1 का हिस्सा है, अपितु ये IAS, UGC नेट
कॉलेज लेक्चरर, टीचर ग्रेड फर्स्ट, टीचर ग्रेड सेकंड में भी आता है। तो देखिए कितना उपयोगी है शक्ति के कॉन्सेप्ट को समझना। तो ध्यान से समझेंगे। चलते हैं आगे और बात करते हैं कि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में इस शक्ति के कॉन्सेप्ट्स पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। तो देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एग्जाम 2019, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम, शक्ति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, इसके स्रोत क्या हैं यह भी बताइए। दो बातें आपसे पूछी है यहाँ पर, एक तो पूछी है शक्ति की अवधारणा और एक पूछी है शक्ति के स्रोत। क्या है शक्ति का कॉन्सेप्ट और क्या है इसके सोर्सेज, बिल्कुल इन दोनों बातों को आज समझेंगे। 2017 में जो क्वेश्चन आया वो आया शक्ति को परिभाषित कीजिए। इसका मतलब शक्ति की परिभाषाओं को जानना समझना भी हमारे लिए जरूरी है। तो यहाँ से हमने अवधारणा को देख लिया, स्रोत को देख लिया और परिभाषा को देख लिया। चलते हैं आगे और किस तरह के प्रश्न आए हैं। तो 2015 में आया कि शक्ति की अवधारणा के बारे में लासवेल के विचार बताइए। मतलब अवधारणा तो पूछी है लेकिन स्पेसिफिक लासवेल ने क्या कहा, वो किस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं को लेकर प्रश्न है। और 2014 में शक्ति के 4 स्रोत। इसका मतलब हमको अवधारणा, हमको स्रोत के ऊपर और परिभाषा के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना है और इस लेक्चर में आपको ये तीनों ही बातें मिलने वाली हैं। तो बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से समझना है शक्ति के कॉन्सेप्ट को, उसके सोर्सेज को, उनकी डेफिनेशंस को। इसी तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर बात करें तो प्रतियोगी परीक्षाओं में देखिए आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2004 में प्रश्न पूछा शक्ति है और यह कह के एक ब्रैकेट में लिख दिया गया बायोस्टेट के अनुसार। इसका मतलब बायोस्टेट ने क्या परिभाषा दी है को हमें ध्यान में रखकर इसका उत्तर देना है कि बल का असीमित प्रयोग है, प्रभाव है, क्षमता है या सैनिक बल है। तो बिल्कुल हमको एक चीज और समझनी है कि जिस शक्ति की हम बात कर रहे हैं क्या वो बल भी है, क्या वो प्रभाव भी है या इससे उसमें कुछ अंतर है। इन बातों को भी आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर 2015 प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किसका कथन है। इसका मतलब देखिए स्टेटमेंट पूछा है किसका है। शक्ति वह है जिससे लोगों से काम कराया जा सकता है तथा जिसके अभाव में यह काम नहीं करते। कुछ व्यक्ति हमारे सामने हैं और हम लेक्चर के माध्यम से समझ जाएंगे कि इन चारों ने किस तरह की बातें की हैं या ये बात इन चारों में से किसकी है। सोचिए साथियों, शक्तिहीन राज्य क्या सरवाइव कर सकता है? नहीं कर पाएगा। तो शक्ति चाहिए क्यों? साधारण शब्दों में समझे तो शक्ति एक सोशल फोर्स है, एक सामाजिक बल है। एक सोशल फोर्स होने के नाते इसके अपने कुछ उद्देश्य हैं जिन उद्देश्यों को ये तरीके से पूरा करना चाहती है। और यदि किसी को हम सर्वशक्तिमान बना दें तो हो सकता है वही शक्ति उसको निरंकुशता दे दे। तो दोनों चीजें हैं, शक्ति चाहिए भी और शक्ति का संतुलन भी होना चाहिए। इन सब बातों को हम समझेंगे और शुरुआत करते हैं कि शक्ति क्या है। तो चलिए बात करते हैं हमारे एक दोस्त से। क्या नाम रखें इसका? तो इसका नाम रखते हैं हम राज। ठीक है, तो आपको प्यारे प्यारे दोस्तों से मिलवाऊंगा। एक है राज जिसका इंट्रोडक्शन मैं आज दे रहा हूं और एक है नीति जो आने वाले समय में आपको लेक्चर्स में मिलेगी। और ये दोनों मिलके राजनीति विज्ञान की बहुत सारे कंसेप्ट आपके सामने लेके आएंगे। तो बात करते हैं परिचय की और बात करते हैं शक्ति क्या होती है। अब राज के दिमाग में एक विचार आया कि शक्ति क्या है। उसने पूछा अपने आप से ही, क्या शक्तिमान में शक्ति है? क्या शक्ति शक्तिमान का स्वरूप है? या ये जो पुलिस है उसके हाथ में डंडा है, एक बंदूक है, तो क्या वो शक्तिमान है? क्या उसके पास शक्ति है? और सोचा कि ये जो घोड़ा चला रहे हैं, चाबुक हाथ में है और घोड़ा इनके इशारों पे चल रहा है, तो क्या यहाँ पे शक्ति है? या फिर हमारे टीचर के पास शक्ति है कि वो हमें कहता है और हम उस बात को मानते हैं? या नारी सशक्तिकरण में भी तो शक्ति लगा हुआ है
तो क्या नारी सशक्तिकरण का शक्ति है? आखिर क्या है शक्ति? ये विचार आया राज के मन में और ये विचार हमारे मन में भी है। तो चलते हैं, देखते हैं आखिर क्या है शक्ति। और इसको देखने के लिए, इसको जानने के लिए हम चलते हैं काफी पीछे। कहां? जी हां, हम बात करेंगे भारतीय दृष्टिकोण की, कि हमारा जो भारतीय दृष्टिकोण है उसने शक्ति को किस प्रकार से देखा। तो देखिए, आपके सामने है कौटिल्य और आपके सामने है उनकी लिखी हुई एक पुस्तक अर्थशास्त्र। क्या लिखा है? लिखा है दंड मूलास्ति विद तस्या मैत्ता लोक यात्रा। क्या मतलब है इसका? क्या कहना चाहते हैं कौटिल्य? तो देखिए, समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति ही है। किसे माना है? दंड शक्ति को। तो साथियों, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे भारतीय दृष्टिकोण में सबसे पहले शक्ति को दंड के रूप में देखा गया। और फिर देखिए, उन्होंने कहा कि राजनीति का मतलब क्या है? दंड नीति। किस प्रकार से और कैसे और कितना दंड देना चाहिए को ही क्या मान लिया गया? राजनीति। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर हमारे भारतीय दृष्टिकोण में दंड और राजनीति को एक तराजू में रखा गया। किस रूप में? शक्ति के रूप में। और राजा को क्या कहा गया? दंडधर, अर्थात वह व्यक्ति जिसमें दंड देने की शक्ति है। थोड़ा आगे देखते हैं तो बात करते हैं मनु की, और मनुस्मृति की। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने भी शक्ति को दंड के रूप में ही बताया। और कैसे बताया? उन्होंने कहा कि ये जो शक्ति है, जो दंड के रूप में है, इसकी उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? बिल्कुल, ईश्वर के द्वारा हुई है। और राजा है शक्ति, जिसके पास दंड देने की शक्ति है, वह कौन है? वो राजा है। और सभी धर्मों का पालन कराती है शक्ति दंड देने के रूप में, कि आपको जो आपका धर्म है उस धर्म का पालन करना है। तो हम इस बात से ये समझ में आता है कि शक्ति को भारतीय दृष्टिकोण के अंतर्गत दंड के रूप में देखा गया। फिर किस रूप में आई शक्ति? तो चलते हैं और बात करते हैं पाश्चात्य दृष्टिकोण की, कि पाश्चात्य दृष्टिकोण में शक्ति को कैसे देखा गया। तो सबसे पहले आए हमारे पास प्लेटो, अरस्तु, और इनसे भी पहले की बात करें तो सोफिस्ट लोग भी आए, जिसमें थ्रेसिमेकस का नाम इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपने विचारों में शक्ति को रखा। किसी ने आध्यात्म के रूप में रखा, किसी ने नैतिकता के रूप में रखा, लेकिन सभी के विचारों में शक्ति थी। ये वो ताकत थी जो आपसे कोई काम कराती थी या जिसके कारण आप कोई काम करते थे। और फिर आए मैकियावली, और देखिए, ध्यान से समझिएगा, प्रथम विचारक जिसने राजनीति में शक्ति की केंद्रीय भूमिका स्वीकार करी। इसका मतलब क्या है? इससे पहले के जो पाश्चात्य दृष्टिकोण रखने वाले विचारक थे, उन्होंने शक्ति को तो माना था, लेकिन केंद्र नहीं माना था, केंद्र बिंदु नहीं था, और चीजों के साथ साथ शक्ति भी उनके विचार में शामिल थी। लेकिन मैकियावली उसे केंद्रीय भूमिका के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर बात करते हैं थॉमस हॉब्स की। थॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक लिखी लेवियाथन, और लेवियाथन का मतलब क्या होता है? जी हाँ, इसका मतलब होता है समुद्री दैत्य। और इन्होंने शक्ति को एक नए स्वरूप में बताया। इन्होंने बताया कि जिसके पास शक्ति है वो हर काम कर सकता है और सारी की सारी व्यवस्थाएं उस शक्ति के अधीन ही चलती हैं। तो देखिए कैसे धीरे धीरे शक्ति की सोच का विस्तार हुआ। प्लेटो, अरस्तु, मैकियावली, थॉमस हॉब्स, ये सब वो विचारक हैं, जी हाँ, जो हम हमारे थर्ड ईयर में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। तब इन सारी बातों को बहुत गहराई से जानेंगे। चलते हैं आगे और बात करते हैं आधुनिक दृष्टिकोण की, कि वर्तमान में शक्ति को क्या समझा जाता है, शक्तिमान के किस स्वरूप की बात की गई है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे सामने आते हैं चार्ल्स ई मरियम, और क्या किताब है इनकी? पॉलिटिकल पावर। ध्यान रखिएगा, राइटर और किताब का नाम हमें हमेशा याद रखना है। इसने 12th में भी आपका साथ दिया और ये IAS की परीक्षा तक आपका साथ देंगे। तो मरियम, किताब का नाम पॉलिटिकल पावर। और देखिए,
मरियम कहते हैं कि शक्ति को अध्ययन का केंद्र माना। इसका मतलब पॉलिटिकल साइंस में अगर आपको अध्ययन करना है तो आपके केंद्र में क्या होना चाहिए? शक्ति होनी चाहिए। और अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि शक्ति के विविध पक्ष हैं, कई सारे पक्ष हैं शक्ति के। हम भी जानते हैं पैसा भी हो सकता है, हम भी जानते हैं आध्यात्म भी हो सकता है, हम भी जानते हैं कि सैनिक शक्ति भी हो सकती है। तो बहुत सारे पक्ष हैं शक्ति के। ये बात कही चार्ल्स ई मरियम ने। और फिर आए हेराल्ड लासवेल। और याद कीजिए यूनिवर्सिटी में इस पर प्रश्न आया था कि हेराल्ड लासवेल किस प्रकार की बात करते हैं शक्ति को लेके। तो चलिए जानते हैं हेराल्ड लासवेल। और ये रही इनकी पुस्तक पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट्स व्हेन नाउ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। तो अब हमें ये पता है कि ये पुस्तक किसकी है। जी हाँ, ये पुस्तक है लासवेल की। और ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि समाज की प्रक्रिया के रूप में शक्ति है। हमारा एक समाज है और वो समाज एक निश्चित प्रोसेस से संचालित होता है। उस संचालन के पीछे जो शक्ति है वही तो शक्ति है। उस संचालन के रूप में इन्होंने शक्ति की बात कही। इन्होंने कहा कि अगर शक्ति नहीं होगी तो भाई ये समाज की जो प्रक्रिया है ये कैसी हो जाएगी? अव्यवस्थित हो जाएगी, अनकंट्रोल हो जाएगी, अनिश्चितताओं से भर जाएगी। और फिर देखिए क्या कहा इन्होंने, राजनीति का सरोकार, शक्ति को संवारना। देखिए राजनीति का मतलब क्या है कि शक्ति को कैसे संवारा जाए और कैसे बेहतर बनाया जाए और कैसे मजबूत बनाया जाए, वह मिल बांटकर उसका प्रयोग लागू करना है। कि भाई शक्ति है तो शक्ति को कैसे बांटा जाए। हम जानते हैं अगर हम हमारी ही राज्य व्यवस्था देखें तो हम न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका के रूप में शक्ति को बटा हुआ पाते हैं। ऐसी ही बात समझ लेते हैं कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि उसको संवारा भी जाएगा और उसका मिल बांटकर किस प्रकार से उपयोग होगा, इस बात को भी इन्होंने अपने विचार के केंद्र बिंदु में रखा। तो देखिए आधुनिक दृष्टिकोण में हमने बात करी चार्ल्स ई मरियम की, उनकी पुस्तक पॉलिटिकल पावर, और हमने बात करी हेराल्ड लासवेल जिनकी पुस्तक का नाम आपके सामने है, मनी हिमन बोल लीजिएगा। चलते हैं आगे। और अब आधुनिक दृष्टिकोण में फिर हमारे सामने एक और राजनीतिज्ञ आए जिनका नाम था मैकाइवर। और ये क्या कहते हैं? आज्ञा पालन करवाने की शक्ति। किताब का नाम है द वेब ऑफ गवर्नमेंट। आज्ञा पालन करवाने की क्षमता है ये। कैसी क्षमता है? कि दूसरे से अपनी आज्ञा मनवा लें। इसके पीछे जो बात छिपी हुई है उसी को मैकाइवर क्या कह रहे हैं? शक्ति कह रहे हैं। फिर यहाँ से तो वो टीचर की बात सही लगती है कि टीचर ने कहा होमवर्क करके लाना है और आपने घर जाके किया होमवर्क। शायद इसी बात के रूप में करा कि आज्ञा पालन करवाने की शक्ति, कि टीचर ने कहा था होमवर्क करना है तो मुझे होमवर्क करना ही होगा, नहीं तो कल हो सकता है कि मैं होमवर्क ना करके गया तो मेरे को कोई दिक्कत आ जाए। कई बार होता है ऐसा। तो आज्ञा पालन करवाने की क्षमता को शक्ति के रूप में बताया मैकाइवर ने। और फिर बात करते हैं ऑर्गेन्स्की की, बहुत ही फेमस नाम है। दूसरे के आचरण को स्वयं के लक्ष्यानुसार बनाना। देखिए कहीं ना कहीं आज्ञा पालन जैसी ही बात है, लेकिन इनका कहने का तरीका अलग है। इनकी पुस्तक है वर्ड पॉलिटिक्स। बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इन्होंने शक्ति को लेके काम किया कि दूसरे के आचरण को, कि दूसरे का आचरण कैसा है उसको स्वयं के लक्ष्यानुसार बनाना। हम जो चाहते हैं वैसा ही दूसरा करने लगे तो भाई क्यों करेगा? जब आपके पास क्या होगी? जी हाँ, शक्ति होगी। इसका मतलब शक्ति में वह क्षमता है कि वो जो आप चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, उसके अनुसार दूसरे के आचरण को बदल देती है। तो मैकाइवर ने बात करी थी आज्ञा पालन करवाने की क्षमता के रूप में, और ऑर्गेन्स्की ने बात करी दूसरे के आचरण को स्वयं के लक्ष्यानुसार बदलने के रूप में। अंतरराष्ट्रीय पक्ष, देखिए हम कहां से शुरू हुए थे। हमने भारतीय दृष्टिकोण से बात की थी और शुरुआत करी थी दंड से, कि भारतीय दृष्टिकोण में शक्ति को दंड के रूप में माना गया। और कहां आ गए? जी हां, पूरी की पूरी
दुनिया की बात करने आ गए। सोचिए कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है शक्ति का। हम बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय पक्ष की, इंटरनेशनल स्कोप की। तो देखिए, राज्य की सीमाओं से बाहर राजनीति। अब हम राज्य की सीमाओं से बाहर निकल के बात कर रहे हैं। इसका मतलब अब हम और देशों से किस प्रकार के संबंध बनाते हैं, किस प्रकार और देश हमसे संबंध बनाता है, के पीछे भी शक्ति है। चलिए देखते हैं। और यहां पर आते हैं हमारे सामने मॉर्गेंथो। इनकी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग्स नेशन बहुत ही फेमस पुस्तक है साथियों, याद रखनी है। देखिए इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि शक्ति की राजनीति मानव की सत्ता लिप्सा में निहित। अब इन्होंने शक्ति की बात करी, राजनीति की बात करी, मानव की बात करी और सत्ता लिप्सा की बात करी। इसका मतलब है कि मानव चाहता है कि उसके पास सत्ता आए। हम आने वाले लेक्चर में सत्ता के बारे में पढ़ेंगे कि उसके पास सत्ता है और इसीलिए वो अपनी राजनीति करता है, जिसके केंद्र में क्या है, शक्ति है। तो अंतरराष्ट्रीय पक्ष के रूप में कि शक्ति की राजनीति मानव की सत्ता लिप्सा में निहित है। मानव चाहता है कि वो और शक्तिमान बने और अपना आधिपत्य जमा पाए, के लिए वो जिसका प्रयोग करता है वो क्या है, शक्ति है। ये अंतरराष्ट्रीय पक्ष में हम देख रहे हैं। और देखिए कैप्लान की पुस्तक है पावर एंड सोसाइटी। और इन्होंने कहा कि शक्ति सिद्धांत राजनीति विज्ञान का सबसे मौलिक सिद्धांत है। मतलब कि जो शक्ति का सिद्धांत है, शक्ति को लेके हम जो भी बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय पक्ष में, वो राजनीति विज्ञान का सबसे मौलिक है। यहाँ मौलिक को आप स्वाभाविक मान लीजिए। हर देश स्वयं को शक्ति संपन्न बनाना चाहता है। हर देश अपना प्रभुत्व दूसरे के सामने स्थापित करना चाहता है। कि पीछे कौन मदद करेगा? जी हाँ, शक्ति ही तो मदद करेगी। फिर वो चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, फिर वो चाहे तकनीक के रूप में हो, फिर वो चाहे सैनिक शक्ति के रूप में हो, फिर वो चाहे आर्थिक शक्ति के रूप में हो। तो यहाँ पर शक्ति सिद्धांत राजनीति विज्ञान का सबसे मौलिक सिद्धांत है। यह बात कही कैप्लान ने। तो हमने भारतीय दृष्टिकोण से बात को शुरू करी और कहां ले गए उसको हम ले गए अंतरराष्ट्रीय पक्ष तक। तो इसका मतलब, जी हां, सही सोच रहे हैं, जब आप IR अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में बात करेंगे 3rd ईयर में, तब यह शक्ति दूसरे स्वरूप में आपके सामने आएगी। और अभी हम जो बात कर रहे हैं वहां बात कर रहे हैं शक्ति के एक कॉन्सेप्ट की। चलते हैं अर्थ कि शक्ति का अर्थ क्या होगा, किस रूप में देखें शक्ति को। आपने भी तो कुछ अब तक समझा होगा कि शक्ति क्या है। तो आप सोच रहे होंगे कि शक्ति के तो बहुत सारे रूप हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। विद्वानों का अलग अलग पक्षों और रूप पर विचार था। किसी ने किसी पक्ष पर बात रखी और कहा यह शक्ति है, किसी ने किसी और पक्ष पर बात रखी और कहा कि यह शक्ति है। तो देखिए मैकाइवर ने क्या कहा। तो मैकाइवर ने कहा कि शक्ति एक बहुपक्षीय तत्व है, इसके बहुत सारे पक्ष हैं। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी एक पक्ष को लेकर उसको शक्ति का स्वरूप बता सकता है। इस सेंटेंस को याद रखना है साथियों। इस पर भी अपने आप में प्रश्न बन सकता है कि मैकाइवर ने शक्ति एक बहुपक्षीय तत्व कही से क्या तात्पर्य है। समझ लेंगे अभी। अब देखिए, हम बात करें मनु की, तो मनु ने तो उसको बल प्रयोग के रूप में बताया कि दंड द्वारा धर्म की रक्षा, कि भाई राजा अपने दंड देने की शक्ति के आधार पर, धर्म का मतलब है कि जो उसका नियत कार्य है उनसे करवा रहा है। तो यहाँ पर तो जो अर्थ निकल के आया वो दंड द्वारा धर्म की रक्षा के रूप में निकल के आया। ये मनु का सोचने का तरीका था। फिर बात करते हैं हॉब्स की। तो हॉब्स ने क्या कहा। हॉब्स कहता है कि मानव की सामान्य प्रकृति कैसी है, व्यक्ति भय से संचालित, भय मुक्ति हेतु शक्ति प्राप्ति। अब हॉब्स ने जब शक्ति की बात करी तो उसके पीछे मानव की सामान्य प्रकृति थी। उसने मानव के नेगेटिव पक्ष को ज्यादा देखा। उसने कहा कि मानव है ना, वो बिल्कुल ऐसा है कि हमेशा लड़ने को आतुर है। और उन्होंने प्राकृतिक अवस्था की बात करी। ये सब हम पढ़ेंगे जब हम 3rd ईयर में आएंगे। एक ऐसी अवस्था जहां पर सब एक दूसरे के साथ युद्ध की स्थिति में थे, हर एक को
अपने प्राणों का संकट था। तभी तो लिखा है व्यक्ति भय से संचालित और भय मुक्ति हेतु वो क्या चाहता था? शक्ति चाहता था कि कैसे मैं अपने आप को भय से मुक्त रख पाऊं, कैसे मैं अपने आप को सुरक्षित रख पाऊं, के लिए शक्ति चाहिए। तो यहाँ पर हॉब्स ने जो शक्ति की बात करी उसमें उसने कहीं ना कहीं मानव की सामान्य प्रकृति को फोकस में रखा। अब देखते हैं बल प्रयोग की संभावना के रूप में। देखिए बल प्रयोग, एक शब्द तो ये हमारे सामने आ रहा है और एक शब्द आ रहा है संभावना के रूप में। कैसे? तो देखिए शक्ति में बल निहित जिसके प्रयोग की निरंतर संभावना अतः अनुसरणीय। अरे भाई किसी के पास कोई मान लीजिए बहुत बलशाली है, उसके पास शारीरिक शक्ति बहुत सारी है और आपको लगेगा यार इससे सही से बात करनी है, ऐसा ना हो कि ये बुरा मान जाए और कहीं इसका हाथ उठ गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या हुआ? बल प्रयोग की संभावना है, उसने हाथ नहीं उठाया, वो तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आपसे बात कर रहा है, लेकिन आपके मन में है कि यार सारी बातें अच्छी तरह से हो जाएं, ऐसा ना हो कि वो किसी भी बात को लेके हमसे नाराज हो जाए, कहीं उठा के पटक दिया तो फिर दोबारा उठना मुश्किल हो जाएगा। तो बल प्रयोग की संभावना के रूप में, और यहाँ शक्ति जो राजनीतिक शक्ति में बल, सैनिक बल निहित। हर कोई देश अपनी सेना को सुदृढ़ बनाता है। क्या उसे युद्ध ही करना है? नहीं, लेकिन वो यह बता देता है कि अगर युद्ध करना पड़ा तो हमारे पास बहुत शानदार सैन्य शक्ति है, सैन्य बल है। तो एक अर्थ ये भी निकला, बल प्रयोग की संभावना के रूप में हमारे पास है शक्ति, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर तंग किया, लेकिन अगर स्थितियां बनी तो भाई बल प्रयोग की संभावना हो जाएगी। तो शक्ति का एक अर्थ निकला बल प्रयोग की संभावना के रूप में। और देखिए एक और अर्थ निकल के आता है, वो है व्यवहार नियंत्रण की क्षमता के रूप में। हमने देखा था ना कि आज्ञा पालन करवाने की क्षमता, अपने लक्ष्यों के अनुसार दूसरे के व्यवहार को बदलने की क्षमता, तो ये भी तो एक इसका पक्ष था, तो वो भी तो एक अर्थ बन गया। और देखिए किस प्रकार हम अपने अनुसार दूसरे के व्यवहार में चेंजेस लाते हैं, तो व्यवहार नियंत्रण की क्षमता के रूप में। और किन्होंने इसकी बात करी? मॉर्गेंथो मैकाइवर ने इस अर्थ के रूप में ही शक्ति को देखा, इस अर्थ के रूप में ही शक्ति को उन्होंने अपने अध्ययन का विषय बनाया। इसका मतलब शक्ति के कई सारे पक्ष हमारे सामने आए, शक्ति के कई सारे अर्थ हमारे सामने आए। तो चलिए बात कर लेते हैं इन्हीं सभी अर्थ और पक्षों के आधार पर कैसे इसे परिभाषित किया गया। तो हमारे सामने है शक्ति की परिभाषा जो दी गई है किसके द्वारा? रॉबर्ट ए डेहल के द्वारा, और उनकी फेमस किताब हु गवर्न्स। याद रखिएगा किताबों के नाम नहीं भूलने हैं, मैं आपको बार बार बताऊंगा, बार बार किताबों के चित्र लेके आऊंगा, इसीलिए कि हम किताबों के नामों को, राइटर्स को, उनकी छवि को अपने मस्तिष्क में रख लें। अब देखिए परिभाषा क्या दी? शक्ति व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंधों की ऐसी स्थिति का नाम है। क्या बात आई? पारस्परिक संबंधों की ऐसी स्थिति का नाम है जिसे एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रभावित करके उससे कार्य करवा लेता है जिन्हें वह अन्यथा नहीं करता। इसका मतलब यहां पर इन्होंने एक ऐसे संबंध की बात करी है जिसमें एक पक्ष क्या कर रहा है? दूसरे पक्ष से वो काम करवा लेता है जो शायद उसका मन नहीं था, वो नहीं करता अगर आपके पास शक्ति नहीं होती। तो शक्ति को इन्होंने पारस्परिक संबंध और कार्य करवा लेना, कार्य करवाने का मतलब है दूसरे के व्यवहार में अपने लक्ष्यों के अनुसार, अपने चाहने के अनुसार क्या करा लेना? परिवर्तन करा लेना ही शक्ति है। और ऐसा होता है, हमने अपने ही डेली रूटीन में देखा है कि हम ये काम करते हैं कि हमें भाई वो काम नहीं किया तो देखो यार उससे सजा मिलेगी या वो बुरा मानेगा। ये सब बातें कहीं ना कहीं हमें शक्ति के रूप में डायरेक्ट इनडायरेक्ट काम करवाने के लिए प्रेरित करती ही हैं। तो ये बात रॉबर्ट ए डेहल की है। किताब का नाम क्या है? जी हाँ, किताब का नाम है हु गवर्न्स। चलते हैं आगे और बात करते हैं मॉर्गेंथो ने
क्या कहा? उन्होंने कहा कि शक्ति में प्रत्येक उस तत्व को सम्मिलित किया जाता है। प्रत्येक उस तत्व को, इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे तत्व हैं, उनमें से उस तत्व को सम्मिलित किया जाता है जिसके द्वारा व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, वहां व्यवहार की बात आई और यहाँ किसकी बात आ गई? यहाँ बात आ गई नियंत्रण की, कि उस व्यक्ति पर हम कैसे नियंत्रण स्थापित रखें। उन सभी तत्वों को हम शक्ति के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं तथा उसे बनाए रखा जाता है। ये तो बहुत जरूरी बात है। आपने नियंत्रण तो स्थापित कर लिया, लेकिन वो नियंत्रण निरंतर रहना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज तो आपकी शक्ति के रूप में उसने आपकी बात मान ली, लेकिन कल उसने आपकी बात को खारिज कर दिया। बात को क्या, आपको ही खारिज कर दिया कि नहीं सुनता मैं आपकी। तो इसका मतलब शक्ति में दो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं मॉर्गेंथो। एक तो व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण और दूसरा उस नियंत्रण को बनाए रखना। तो यहां से इन्होंने इनडायरेक्टली एक बात हमें सिखा दी जो शक्ति की विशेषताओं में हम देखेंगे। इन्होंने बता दी कि शक्ति का निरंतर संचय आवश्यक है। तभी तो जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आती है हम उसको अपने अंदर ले लेते हैं। चाहे मोबाइल की बात कर लें, संचार क्रांति है, संचार शक्ति है, 1G से स्टार्ट किया था और आज 5G मोबाइल्स आ चुके हैं। अपग्रेड कर रहे हैं ना, तभी तो हम अपने आप को उस व्यवहार के अनुसार ढाल पाएंगे। ऐसे ही हमारी सैनिक शक्ति, जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आती है और उससे संबंधित कोई नया प्रोडक्ट आता है तो हर देश उसे अपने में शामिल करना चाहता है। तो अब ऊपर नियंत्रण और उसको बनाए रखना, दोनों बातें इसमें शामिल हैं। फिर बात करते हैं एरिक कॉफमैन की। देखिए एरिक कॉफमैन ने क्या कहा? राज्य शक्ति के विकास, वृद्धि एवं प्रदर्शन का प्रतीक है। इन्होंने अब क्या कहा? इन्होंने राज्य से जोड़ दिया और कहा कि जो राज्य है वो शक्ति के विकास, वृद्धि और प्रदर्शन का प्रतीक है। राज्य 3 काम कर रहा है। वो शक्ति का विकास भी कर रहा है, उसे विकसित भी कर रहा है, उसमें आवश्यकता अनुसार वृद्धि भी कर रहा है और अपनी शक्ति को प्रदर्शित भी कर रहा है। आप देखिए, कई बार हमने देखा है कि अलग अलग सदनों में शक्ति परीक्षण होता है। क्यों होता है? बतानी पड़ती है कि हमारे पास उतनी सीटें हैं, हमारे पास उतना बहुमत है जो हम सत्ता में काबिज रह सकते हैं। तो फिर राज्य शक्ति के विकास, वृद्धि एवं प्रदर्शन का प्रतीक है। यह बात कॉफमैन द्वारा बताएगी। और साथियों, अब आपकी बारी है। देखिए आपके सामने अभ्यास प्रश्न नंबर 1 है, कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है। पुस्तक के लेखक हैं, फटाफट बताइए। मुझे लगता है कि जवाब आप जान चुके हैं। मैकाइवर, लॉसवेल, ऑर्गेन्स्की, फियोल। कौन है? जी हाँ, सही सोच रहे हैं, जवाब है लॉसवेल। चलते हैं आगे। शक्ति एक बहुपक्षीय तत्व है। इस बात को हमने जाना था कि शक्ति के बहुत सारे पक्ष होते हैं। यह कथन है हॉब्स का, मनु का, मैकाइवर का, कौटिल्य का। किसका है? बिल्कुल, जवाब है कि यह कथन तो मैकाइवर का है। चलिए, अब राज के सामने एक और प्रश्न आ गया। क्या प्रश्न आया? प्रश्न आया कि क्या शक्ति और बल एक ही है? हमने देखा था ना बल प्रयोग की संभावना। तो भाई इसने सोचा कि यार अब दोनों में कुछ अंतर है क्या? पावर और फोर्स एक ही चीज है? तो चलिए जानते हैं, क्या ये दोनों एक ही हैं या इसमें भी अंतर है? और अंतर है तो वो किस प्रकार का अंतर है? क्या उसको हम किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? क्या उन अंतरों को हम सारणीबद्ध कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। इस बात को सबसे पहले रॉबर्ट बायस्टेड के इस कथन से समझते हैं। उन्होंने कहा कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है। देखिए, शक्ति क्या है? योग्यता है बल प्रयोग की, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। बहुत बड़ा अंतर है। मेरे पास क्षमता है, मेरे पास योग्यता है कि मैं कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैं कर नहीं रहा। कर दूंगा तो उसे हम क्या मान लेंगे? बल प्रयोग मान लेंगे। मेरे पास बंदूक है, शक्ति है बंदूक के रूप में मेरे पास,
लेकिन अगर मैंने चला दी तो फिर वो बल प्रयोग है। मेरे पास लाठी है तो लाठी है, उस लाठी से हो सकता है कोई डर जाए और हो सकता है कोई मेरे पास आ जाए ये मान के कि वो मेरे पास आके सुरक्षित है। और जब उस लाठी से मैंने किसी पर किसी भी तरह का प्रहार किया तो फिर वो क्या हो गया, वास्तविक प्रयोग, उसे कहेंगे बल प्रयोग। तो शक्ति जब तक योग्यता और क्षमता के रूप में है तब तक तो वो शक्ति है, और जैसे ही उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, उसको प्रयोग में ले आया गया, तो फिर वो क्या बन जाएगी, वास्तविक प्रयोग के रूप में आ जाएगी, और उसको ही हम कह देंगे बल। देखिए इसे और समझते हैं। मर्गेंथो ने कहा कि शक्ति व बल को पृथक पृथक माना। इन्होंने क्लियर कर दिया भाई, इन्होंने कहा कि शक्ति एक अलग मसला है, बल एक अलग मसला है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। और हेराल्ड एवं मार्गरेट स्प्राउट क्या कहते हैं कि शक्ति को सैनिक शक्ति माना। मैंने कहा आपसे कि शक्ति के तो बहुत सारे पक्ष हैं, शक्ति के तो बहुत सारे अर्थ हैं, तो स्प्राउट ने शक्ति को सैनिक शक्ति और उसी को बल के रूप में माना। तो यहाँ पे अब राष्ट्र के सामने जो दुविधा है वो अभी भी चल रही है कि यहाँ पे इन्होंने कहा योग्यता, यहाँ पे इन्होंने कहा कि बल वास्तविक प्रयोग है। मॉर्गन तो कह रहे हैं कि शक्ति और बल अलग अलग हैं, और ये शक्ति के ही एक स्वरूप से बल को बता रहे हैं। तो फिर कैसे समझें इसको? तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से ये बात हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगी। जेल में बंद करने की शक्ति बिल्कुल पुलिस वालों के पास होती है ना, वो पूछताछ करने आए और कुछ संदिग्धता लगे, कुछ शक के बिना पर वो गिरफ्तार कर सकते हैं ना, ये बात तो हम जानते हैं। तो जेल में बंद करने की क्या है, शक्ति है, और जेल में बंद कर देना, एग्जीक्यूट कर दिया, यही क्या बन गया, बल बन गया। आया दोनों में अंतर? शक्ति क्या थी, क्षमता थी, योग्यता थी कि कर सकते हैं, और यहां पर क्या कर दिया, बंद कर दिया, यही है बल। एक और एग्जांपल लेते हैं। कक्षा से बाहर निकालने की शक्ति बिल्कुल शिक्षक के पास शक्ति है कि अगर कोई विद्यार्थी कुछ गलत कर रहा है तो वो क्लास से बाहर निकाल दे, या कोई भी एक सामान्य तरीके से उसे समझा दे। अब ये तो है शक्ति, और यदि वो विद्यार्थी नहीं मानता तो उसे क्लास के कोने में खड़ा कर दिया, या उसको उसकी टेबल पे या जहां वो बैठता है वहीं खड़ा कर दिया, या किसी भी रूप में उसे समझाने का प्रयास किया, वही क्या हो गया, कक्षा से बाहर निकाला। तो क्या बन गया, क्योंकि एग्जीक्यूट कर दिया, जो क्षमता उसके पास थी उसको उन्होंने प्रयोग कर लिया, तो क्या बन गया, बल। तो दोनों में अंतर आया। शक्ति जब एग्जीक्यूट होती है तो वो क्या बन जाती है, बल बन जाती है। मेरे हाथ है, ये हाथ है, अब हाथ है तो मेरे को चीज को पकड़ने की शक्ति भी है, घूसा मारने की शक्ति भी है, थप्पड़ लगाने की शक्ति भी है, लेकिन लगाया थोड़ी ना है। लेकिन अगर मैंने किसी के ऊपर इस हाथ का प्रयोग किया तो वो क्या कहलाएगा, जी हाँ, वो कहलाएगा बल। चलते हैं आगे और अब देखते हैं कि शक्ति और बल के अंतर को हम किस प्रकार सारणीबद्ध कर सकते हैं। तो देखिए, शक्ति अदृश्य एवं अमूर्त होती है, दिखाई नहीं देती जब हम बल के संदर्भ में बात कर रहे हैं तब, और ये दृश्य एवं मूर्त होती है। हमने देखा ना कि पुलिस वालों के पास जेल में बंद करने की शक्ति थी, तो दिखाई थोड़ी ना दे रही है, वो जेल लेके थोड़ी ना घूम रहे हैं अपने साथ, लेकिन जब जेल में बंद कर देंगे तो व्यक्ति उस जेल में दिखाई देगा। तो ये दृश्य एवं मूर्त होती है, जबकि शक्ति अदृश्य एवं अमूर्त होती है। कम बाध्यकारी, और अगर हम इन दोनों में अंतर देखें, इन दोनों में तुलना करें, तो ज्यादा बाध्यकारी और ज्यादा दमनात्मक होती है। बल में दमन और बाध्यकारिता का पल्ला ज्यादा है शक्ति की तुलना में। फिर देखिए, अधिक विस्तृत, दोनों के विस्तार की बात करें तो हम देखते हैं कि भाई इसमें बल भी है और इसमें प्रभाव भी है। अब ये प्रभाव, इन्फ्लुएंस क्या है, अभी थोड़ी देर में समझेंगे, क्योंकि राज फिर प्रॉब्लम में आने वाला है। तो बल और प्रभाव दोनों से मिलके शक्ति का विस्तार हो गया, जबकि यहां पर ये तुलनात्मक सीमित है, क्योंकि बल के अंतर्गत हम केवल बल की ही बात कर रहे हैं, और शक्ति में बल भी है और शक्ति में प्रभाव, इन्फ्लुएंस भी शामिल है। तो यहां पर ये अधिक विस्तृत है और ये तुलनात्मक सीमित है। मनोवैज्ञानिक क्षमता, बिल्कुल
डर लग जाता है ना। किसी के हाथ में लाठी देखी थी, किसी को बहुत तगड़े शरीर वाला देखा था, तो मन में एक भय आ सकता है। फिर या कोई अपना दिख जाए अनजानी भीड़ में तो एक सुकून मिलता है। ये सुकून और ये भय क्या है? ये मनोवैज्ञानिक क्षमता है। और यहाँ पे देखें तो ये भौतिक है, क्योंकि यहाँ पर आप उसको किसी ना किसी रूप में प्रयोग में लाते हैं, और प्रयोग में लाते हैं इसलिए इसको हमने क्या मान लिया? भौतिक क्षमता। और इसको हमने क्या कहा? मनोवैज्ञानिक क्षमता। देखिए हमारे पास 4 अंतर आए। अदृश्य एवं अमूर्त, तो बल दृश्य एवं मूर्त है। कम बाध्यकारी, तो वो ज्यादा बाध्यकारी और दमनात्मक है। अधिक विस्तृत, क्योंकि शक्ति में बल और प्रभाव दोनों निहित हैं। तुलनात्मक रूप से बल सीमित है। और यह मनोवैज्ञानिक क्षमता वाला है, जबकि वो भौतिक क्षमता वाला है। अब देखिए हमने बल की बात करी, और जैसे ही हमने बल की बात करी वैसे ही राज के सामने एक और परेशानी आ गई। क्या आई? अब वो सोच रहा है कि क्या शक्ति और प्रभाव एक ही है? क्या शक्ति और प्रभाव में कोई अंतर है? चलिए आपके भी विचार आया होगा कि ये प्रभाव शब्द किस काम आएगा, क्या इसका शक्ति से कोई संबंध है? तो जानते हैं कार्ल जे फ्रेडरिक के अनुसार। देखिए प्रभाव गुप्त शक्ति है। गुप्त है मतलब छुपी हुई है, मतलब दिखाई नहीं देती है एक बार में। यह न्यूनाधिक अंश में शक्ति का अमूर्त रूप है। अमूर्त मतलब ना दिखाई देने वाला, और न्यूनाधिक हो सकता है बहुत कम हो, शक्ति में बहुत कम प्रभाव हो, और हो सकता है शक्ति के संग बहुत ज्यादा प्रभाव जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ पर फ्रेडरिक ने कहा कि प्रभाव गुप्त शक्ति है, मतलब शक्ति के ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं। यह न्यूनाधिक अंश में शक्ति का अमूर्त रूप है। शक्ति के संग जो प्रभाव जुड़ा हुआ है वो कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन अमूर्त रूप से उसके साथ चल रहा है। ये दोनों एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं। देखिए शक्ति किसी के पास में है और प्रभाव नहीं है, तो वो शक्ति ज्यादा काम नहीं कर पाएगी। प्रभावहीन व्यक्ति कैसे अपनी शक्ति से दूसरे से अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करा पाएगा? होगी ना मुश्किल। और अगर प्रभाव है तो, और साथ में शक्ति है तो डबल डबल फायदा हो गया। शक्ति तो है ही, प्रभाव भी है, सामने वाले से अपनी इच्छा अनुसार काम करा पाएगा। अभी अपन देखेंगे एग्जाम्पल से। और शक्ति की स्थिरता हेतु प्रभाव आवश्यक है। इसका मतलब जब तक व्यक्ति के पास प्रभावित करने की बात है तब तक ही शक्ति उसका साथ देगी। जैसे ही शक्ति से प्रभाव दूर होता जाएगा उसकी शक्ति कमजोर होती जाएगी। चलिए तो देखते हैं एग्जाम्पल से कि शक्ति और प्रभाव किस तरीके से काम करते हैं। तो देखिए शक्ति आदेश पालन करवाने की क्षमता है। क्षमता है शक्ति आदेश पालन करवाने की, और आदेश मौखिक रूप से भी आ सकता है। अब देखिए ये है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोई आदेश निकलते थे, उनको मानना पड़ता था, उनको फॉलो करना पड़ता था। अरविंद केजरीवाल, यहाँ पे इसको हम मुख्यमंत्री के रूप में लेते हैं। कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी प्रशासनिक पद पे बैठा व्यक्ति, जब कोई आदेश के रूप में बात आती है तो उसके पास शक्ति है, वो अपनी बात को एग्जीक्यूट करा सकता है। जबकि प्रभाव की बात करें तो प्रभाव अपने आप में बहुत बड़ी ताकत रखता है। प्रभाव बड़े बड़े आंदोलन इकट्ठे कर देता है, लोगों को साथ ले आता है। जैसे गांधी जी का नेतृत्व, गांधी जी के पास तो कोई ऐसी शक्ति नहीं थी, लेकिन उनका लोगों पर प्रभाव, उनका व्यक्तित्व ही इतना शानदार था कि वही उनकी शक्ति बन गया। लोग उससे प्रभावित थे। अकेले चलने के बावजूद भी एक बहुत बड़ी भीड़ उनके साथ होती थी और वो उसे रिप्रेजेंट करते हुए दिखते थे। और फिर देखें अन्ना हजारे और केजरीवाल का भी तो आंदोलन था। कितना जबरदस्त तरीके से उस आंदोलन ने पूरे देश को प्रभावित किया था। कोई शक्ति नहीं थी दोनों के पास, लेकिन प्रभाव था, इन्फ्लुएंस था कि उन्होंने उस समय की गवर्नमेंट को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। ये रहे वो केजरीवाल जिनके पास प्रभाव था। और ये अगर हम अब बात करें पद के रूप में या व्यक्ति के रूप में, तो यहाँ पर अब इनके पास अपनी बात को लागू कराने की शक्ति भी है। बात आ गई आदेश पालन करवाने की क्षमता। और लोग ये पसंद करते हैं तो उनकी बात को बहुत आराम से मानेंगे। कोई भी व्यक्ति जब कोई चुन के आता है
यहाँ हम व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते, ये तो एग्जाम्पल की बात है। कोई भी व्यक्ति जब चुन के आता है तो उसके पास प्रभाव होता है, और चुन के आया है तो वो किसी ना किसी पद पर, किसी ना किसी ऐसी जगह पहुंच गया है जहां अब वो अपनी शक्ति और प्रभाव दोनों को यूज करता है। तभी तो हमने पढ़ा कि शक्ति और प्रभाव एक दूसरे के पूरक हैं, साथ साथ चलते हैं। अपने आप में प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, हमने ये भी देख लिया। हमने देखें इस रूप में, अगर देखें कि मान लीजिए कल को मेरा बेटा पढ़कर मुख्यमंत्री बन जाए, या मेरा बेटा पढ़ के IAS बन जाए, तो क्या मेरे बात में कुछ अंतर आ जाएगा? क्या लोगों का मेरे को देखने का नजरिया बदल जाएगा? क्या मेरे इन्फ्लुएंस में किसी तरह का कुछ अंतर है, आने वाला है? आएगा ना। यही है प्रभाव। ये प्रभाव शक्ति के संग आता है और बहुत विस्तार से आता है। इसी बात को हम अभी अंतर में देखेंगे। चलिए बात करते हैं शक्ति व प्रभाव में अंतर की। तो देखिए, जब शक्ति और प्रभाव की बात करते हैं तो शक्ति बन जाती है भौतिक, बाह्य तत्व। हमने कहा आदेश है तो आदेश आया है तो उसे हम भौतिक मान लेते हैं। ये रहा आदेश, इस आदेश की पालना करनी है भाई। क्या हो गया? भौतिक। जबकि प्रभाव नैतिक है। अच्छा, उन्होंने कहा था यार, वो तो बहुत सही बात कहते हैं, उनकी बात तो मैं मानूंगा ही। प्रभाव, अंतर आया ना, ये नैतिकता है, इसमें भौतिकता है। जब प्रभाव की और शक्ति की बात हो रही है तो इस संदर्भ में देखेंगे, यहाँ नैतिकता आ गई। गांधी जी ने कहा है, गांधी साहब की जय, करना है, लोग उनके पीछे चले गए, नैतिकता थी। यहाँ बाह्य तत्व है, भौतिकता है। फिर बाध्यकारिता, जबकि यहाँ पर बाध्यकारिता नहीं, मानसिक क्रिया है। नैतिकता मानसिकता से जुड़ा हुआ है कि देखो भाई, हमारे नेता, हम जिनको पसंद करते हैं, हमारे लिए कोई व्यक्ति आगे खड़ा हुआ है तो भाई हमको तो करना ही चाहिए, कोई बाध्यकारिता नहीं। वो हमारे लिए तो खड़ा हुआ है तो हम उसके लिए साथ देंगे। ये बाध्यकारिता नहीं है, ये तो मानसिक क्रिया है, प्रभाव के अंतर्गत। और यहाँ पर आदेश आया है तो मानना पड़ेगा। हो सकता है कोई मन से माने, हो सकता है कोई ना चाहते हुए भी माने। तो यहाँ बाध्यकारिता। क्षेत्र सीमित और इसका क्षेत्र व्यापक। मैंने कैसे कहा था? मैंने कहा ना कि कल को मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए या IAS बन जाए, तो सोचिए उसके मुख्यमंत्री और IAS बनने से मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदारों में भी कितना इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, कितना व्यापक क्षेत्र हो गया। और क्षेत्र सीमित क्यों है? कि आदेश देने की शक्ति तो अभी भी उसी के पास होगी, आदेश नहीं दे सकता मैं, लेकिन प्रभावित होगा कि अच्छा तुम्हारा बेटा IAS है, क्या बात है। अपने आप उस व्यक्ति की, उन लोगों की एक अलग ही स्थिति होगी समाज में। तो वो प्रभाव की बात है। तो प्रभाव क्षेत्र व्यापक रखता है और इसका क्षेत्र सीमित है। सहमति आवश्यक नहीं, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं बात बाध्यकारिता से जुड़ती है। आप माने चाहे ना माने, अगर शक्ति स्वरूप आदेश है तो पालन करना ही होगा। जबकि सहमति निहित होती है, ये प्रजातांत्रिक है, क्योंकि इसमें क्या जुड़ा हुआ है? नैतिकता का तत्व जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं कि शक्ति आए कहां से। बहुत काम की बात है भाई, हम चाहते हैं ना कि शक्ति हो, तो मैं आपको शक्ति के स्रोत बता रहा हूं कि शक्ति को कहां कहां से लिया जा सकता है। तो देखिए, पहली जो सोर्स है वो है ज्ञान, नॉलेज। ये आंतरिक स्रोत है। हम जितनी नॉलेज लेंगे उतना हम अपने आप को शक्तिशाली, शक्तिवान बना पाएंगे। नेतृत्व, प्रबंधन, विश्लेषण, अभिव्यक्ति, ये सभी ज्ञान के स्रोत हैं। किस प्रकार से आप चीजों को प्रबंधित करते हो, किस प्रकार से आप नेतृत्व करते हो। हम बात करें चाणक्य की, कौटिल्य की, तो उन्होंने हथियार नहीं उठाए, लेकिन प्रबंधन क्षमता थी, एक सोच थी, ज्ञान था, वही शक्ति बनी। हम बात करें अब्दुल कलाम जी की, अब्दुल कलाम जी के पास कोई आर्थिक संपन्नता नहीं थी, नॉलेज ही थी, जिन्होंने उन्हें साधारण से असाधारण बना दिया, मिसाइल मैन बनाया, और तो और भारत के राष्ट्रपति के पद तक उन्हें पहुंचाया। तो यह है ज्ञान। प्राप्तियां व उपलब्धियां, बिल्कुल अगर हमें किसी प्रकार की प्राप्तियां और उपलब्धियां मिले तो निश्चित रूप से हमारे पास शक्ति आती है। आर्थिक शक्ति, पद प्राप्ति, सामाजिक राजनीतिक सम्मान। अब मान लीजिए किसी को भारत रत्न मिला,
ये बाह्य स्रोत है, खुद नहीं लिया, किसी ने दिया। भारत रत्न मिला या पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री या कोई भी पुरस्कार, शौर्य पुरस्कार, या उसकी मान लीजिए लॉटरी ही लगी, या मान लीजिए वो चुनाव लड़ा और जीत के किसी पद तक पहुंच गया। ये सारी की सारी बातें कहां से आई? ये सारी की सारी बातों ने उसे शक्ति दी। उसने स्वयं मेहनत करके ही बहुत अच्छी जॉब ले ली, उपलब्धि है ना उसकी, उसके पास शक्ति आ गई। अब इसका मतलब ये तो आंतरिक स्रोत था, ये बाह्य स्रोत है जो विभिन्न प्रकार की प्राप्तियों और उपलब्धियों से प्राप्त होता है। संगठन व आकार, बिल्कुल संगठन में शक्ति है, तभी तो यूनाइटेड नेशंस, मजदूर यूनियन, हर तरह के वर्ग, हर तरह के स्तर अपने आप को संगठित बनाते हैं। और उस संगठन में क्या है? आ गया ना, संगठन में शक्ति है। सीखी थी ना बचपन में वो कहानी की, एक सूखी लकड़ी थी तो तोड़ दिया, जब उस लकड़ियों को एक गट्ठर के रूप में बना दिया, तोड़ा तो नहीं टूटी, क्योंकि संगठन में शक्ति है। आप जितना एक रहेंगे उतने ज्यादा शक्तिशाली रहेंगे। तो एक सोर्स क्या बना? संगठन एवं आकार। विश्वास, विचार एवं कार्य। भाई विश्वास तो बहुत बड़ी शक्ति है। सबसे पहले तो आत्मविश्वास, जिसको खुद पर विश्वास है उसे कोई डिगा ही नहीं सकता, उसे कोई हरा ही नहीं सकता। ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर शक्ति है, हम उस पर विश्वास करते हैं। लोगों का महात्मा गांधी पर विश्वास, बड़े बड़े लोगों पर विश्वास कि ये हैं, ये हमको वो दिलाएंगे जो हम चाहते हैं। कांग्रेस दल परतंत्र भारत के एकमात्र आस्था का प्रतीक था इस रूप में कि ये वो संगठन है जो हमको आजादी तक लेकर जाएगा। तो अलग अलग तरीके से शक्ति मिली, विश्वास के रूप में, विचार के रूप में, कार्यों के रूप में। ये वही उसी कांग्रेस की 1885 का एक ग्रुप फोटो है। और ये हमारा विश्वास शक्ति देता है ना। मंदिर में जाते हैं या घर पर ही आंख बंद करके जब हाथ जोड़ते हैं तो मिलती है ना एक आत्मशक्ति, एक बल, वो यही है। फिर देखते हैं परिस्थितियां। बिल्कुल, और आज के संदर्भ में तो ये बात बहुत ज्यादा क्लियर होती है। कोविड-19 की जब हम बात करें तो चीन, अमेरिका, भारत, आप सबको देखिए, सब अपने अपने संदर्भ में अपनी शक्ति को या तो बढ़ा पा रहे हैं या घटा पा रहे हैं। चीन दुनिया से अलग थलग हो गया, लेकिन वर्तमान संदर्भ में एक अलग ही शक्ति संपन्न देश के रूप में उभर रहा है। अमेरिका की बात करें तो अब उसे लगने लग गया कि कहीं उसकी शक्ति अब कमजोर हो पा रही है। और भारत ने क्या किया? भारत ने इस आपदा को अवसर के रूप में लेना शुरू किया, शक्ति संवर्धन के रूप में लेना शुरू किया। ऐसी तो परिस्थितियां बनी थी जब क्या हुआ था? यूएसएसआर का विघटन हुआ था और हमारा जो विश्व था द्विध्रुव से एक ध्रुव की तरफ चला गया था। तो ये सब परिस्थितियां हैं जो किसी को शक्ति संपन्न बना देती हैं और किसी को शक्तिहीन कर देती हैं। आ चुके हैं अभ्यास के प्रश्न। देखिए, शक्ति के स्रोत हैं ज्ञान, संगठन, विश्वास, उपयुक्त सभी। क्या लगता है? जी हाँ, जवाब है ज्ञान भी, संगठन भी, विश्वास भी, उपयुक्त सभी। निम्न में से असंगत है, ध्यान से पढ़िएगा। शक्ति अदृश्य एवं अमूर्त होती है। क्या लग रहा है? बिल्कुल, ये बात तो ठीक है, हमें असंगत ढूंढना है। शक्ति में मनोवैज्ञानिक क्षमता निहित होती है। बिल्कुल, ये बात भी ठीक है। शक्ति बल की तुलना में ज्यादा दमनकारी होती है। क्या लगता है? कंफ्यूजन है? देखते हैं आगे। शक्ति में बल प्रयोग की संभावना निहित होती है। जी हाँ, जो कंफ्यूजन है वही तो असंगत है। शक्ति बल की तुलना में ज्यादा दमनकारी होती है, यह बात असंगत है, गलत है। अब हमने जो शुरुआत के प्रश्न देखे थे, हम उनके जवाब ले चुके। हमने देखा कि क्या है शक्ति की अवधारणा, हमने ये भी देखा कि शक्ति के स्रोत क्या है, हमने ये भी जाना कि शक्ति को कैसे परिभाषित करते हैं, हमने शक्ति को बल और प्रभाव से अलग करना भी जान लिया, वो भी उदाहरणों के साथ। और अब बात करते हैं इन प्रश्नों की जो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2004 में आया था कि शक्ति है बायस स्टेट के अनुसार। कौन सी है? जी हाँ, बिल्कुल, बायस स्टेट ने यही कहा है कि बल प्रयोग करने की क्षमता है शक्ति। और यूजीसी नेट एग्जाम
दिसंबर 2015 में जो प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किसका कथन है शक्ति वह है जिससे लोगों से काम कराया जा सकता है तथा जिसके अभाव में यह काम नहीं करते। किसने कहा? हन्ना अरेंट, रॉबर्ट डेहल, मैक्स वेबर, हंस मार्गेंथो। कौन थे? जी हाँ, जवाब है रॉबर्ट डेहल की परिभाषा से यह बात क्लियर होती है। तो साथियों, हमने देखा कि शक्ति के पीछे ना केवल व्यक्ति, शक्ति के पीछे राज्य, राष्ट्र, पूरी दुनिया है। और क्या है उसकी वजह, क्या है उसके पक्ष, इन सभी बातों को हमने जाना। और मैं निश्चित रूप से इस विश्वास के साथ आपसे विदा लूंगा कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा और इस लेक्चर को आप निश्चित रूप से अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे, उन्हें बताएंगे भी। इसी आशा विश्वास के साथ नमस्कार। सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।